आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, मैं उनका परिचय देने की कोशिश भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे शब्द जाया होंगे। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज प्रशांत किशोर मौजूद है हमारे साथ। प्रशांत जी, बड़ी चर्चा हो रही है आपकी एक रैली की, और हम लोग को लगा कि जब जन सुराज आएगा वो थोड़ा पार्टी विथ अ डिफरेंस होगा, बट वो टिपिकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, रैली गांधी मैदान में बस से लाओ, लोगों को भरो, वहाँ वही आप भी कर रहे हैं। नहीं, किसने कहा ये बात? जनसुराज 2 अक्टूबर को पिछले साल जब दल बना था, दल बनने के दिन ही 2 अक्टूबर का आप हम लोग का बयान देख लीजिए। उसी दिन ये घोषणा की गई थी कि चूंकि दल बन गया है तो दल की एक सभा, एक बड़ी बैठक, रैली जिसको आप कह रहे हैं, वो हम लोग मार्च के महीने में करेंगे। वही मार्च बढ़कर 11 अप्रैल हो गया है। तो दल बनने के जनसुराज की आज तक कोई रैली, कोई बैठक उस तरह की हुई नहीं है राज्य स्तरीय। तो राज्य स्तरीय वही रैली है। इसकी घोषणा 2 अक्टूबर को की गई। 2 अक्टूबर को जो बैठक हुई थी, जो मीटिंग थी, वो तो उन लोगों की थी जो मिलकर दल बना रहे थे उस दिन। दल बनने के बाद ये पहली मीटिंग सभा हो रही है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि दूसरे दल करते हैं पार्टी विद द डिफरेंस। भाई, जन संवाद, अब पार्टी विद द डिफरेंस का मतलब संवाद का जो कंटेंट होगा वो डिफरेंट होगा। आप क्या कह रहे हैं कि दूसरे दल वाले जनता से संपर्क करते हैं तो जनसुराज जनता से संपर्क ही ना करे? किसी को बस में भर के नहीं लाया जा रहा है। आपने संपर्क किया और आपने बड़े बहुत खूबसूरत तरीके से संपर्क किया आपने। तो वो किया, वही तो कह रहे हैं। दो साल पैदल चले, अब इससे ज़्यादा डिफरेंट क्या करेंगे? आज भी चल रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, आज भी गांव-गांव में जा रहे हैं। लेकिन राज्य भर से अगर लोग कहीं आएंगे तो किसी एक जगह ही तो मिल पाएंगे। और हम लोग पहले बापू सभागार में, पहले मैं गाँव-गाँव में 10-20 लोगों से मिलता था। फिर आपने देखा हम लोग 10,000-15,000 हुए तो बापू सभागार में एक के बाद एक 7-8 बैठकें की गई। फिर उसके बाद वेटनरी ग्राउंड में जब 1-2 लाख लोग हुए तो वेटनरी ग्राउंड में हुआ। जब जनसुराज परिवार उससे बड़ा हो गया है और लोगों की अपेक्षा है कि भाई एक बार हम लोग की बड़ी बैठक होनी चाहिए, तो उस बड़ा मैदान गांधी मैदान है, इसलिए वहाँ तो अगर मैं ये बोलूँ कि प्रशांत किशोर या जनसुराज जो है अपनी ताकत दिखाएगा कल गांधी मैदान में, तो गलत नहीं, नहीं, हम ताकत आपको अगस्त में दिखेगी, सितंबर में दिखेगी। अभी ताकत नहीं दिखा रहे हैं। अभी तो जो जनसुराज परिवार है उनकी एक अपेक्षा है, चूंकि राजनीतिक दल बनने के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है, तो उन सब की ऐसी भावना है कि भैया एक बैठक हम लोग की गांधी मैदान में होनी चाहिए। और आप देखिएगा कल जितने लोग आएंगे, मैं आपको और आपके साथ बल्कि अन्य मीडिया साथियों को भी कह रहा हूँ, आप जाइए और जितने लोग आएंगे उसमें लोगों से कैमरा लगाकर पूछिए कि क्या किसी को पैसा देकर या किसी को, ये सारे कार्यकर्ता अपनी दम से आ रहे हैं। कोई बस में भरकर गांव लोग को नहीं लाया जा रहा है। आपके सेल्फ मोटिवेटेड कार्यकर्ता हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप तो प्रशांत जी इतने 2 साल तक आपने बिहार में यात्रा किया। अगर मैं बोलूं, क्योंकि अब चुनाव सर पे है, अगर मैं बोलूं कि आपको टॉप 3 एजेंडा बिहार में क्या लगता है जिस पर जनसुराज फोकस करेगा? पलायन सबसे बड़ा, बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। और अफसरशाही और सरकार का जो इकबाल खत्म हो गया है, कहीं ना कहीं सरकार का डर खत्म हो गया। जो बार बार नीचे लोग बता रहे हैं कि एक स्थिति आ गई थी जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी लालू जी के राज में, तो सरकार का इकबाल ही नहीं था, अपराधी ही चला रहे थे। अब एक स्थिति आ गई है कि नीतीश कुमार के मानसिक शारीरिक स्थिति बहुत बेहतर न होने की वजह से आज जो सरकार चल रही है, कोई नहीं जानता है कि बिहार सरकार चला कौन रहा है। तो चंद अफसर चला रहे हैं जिनका नाम पता सब जान रहे हैं, जिनके बारे में लोग जान रहे हैं, लेकिन कोई उसका औपचारिक सरकार का मुखिया कौन है, चला कौन रहा है, कोई नहीं जानता है। भगवान भरोसे सरकार चल रही है, ये कहें कि अफसरों के भरोसे सरकार चल रही है। तो ये 3 मुद्दे जो हैं, पलायन, भ्रष्टाचार और अफसरशाही एक साथ, और शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना। शिक्षा, पलायन और अफसरशाही, भ्रष्टाचार। आपको लगता है कि बिहार की जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें इस तरह के मुद्दे रेजोनेट करते हैं पब्लिक के साथ, या फिर वहाँ पर जातिवाद ही हावी होता है? क्योंकि मेरा सवाल पूरा करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा कि जो बाकी पार्टियां करती है वैसे ही प्रशांत किशोर भी टोपी पहन के इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। आप पहले बात समझिए। पहली बात तो आप खुद बिहार में लंबे समय से पत्रकारिता करते हैं। जब लोग कहते हैं कि क्या ये मुद्दे बिहार के लोगों में रेजोनेट करते हैं, विकास का, शिक्षा का, पलायन का, रोजगार का, तो हम लोग कहीं ना कहीं बिहार के लोगों की समझदारी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अगर विकास का मुद्दा नहीं होता तो कैसे नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को सुशासन बाबू का तगमा मिलता, और कैसे बिहार की जनता उनको 117 सीट देती 2010 में, और वही बिहार की जनता उनको 42 सीट देती है 2020 में। अगर सामाजिक न्याय या विकास मुद्दा नहीं होता तो कैसे लालू जी को 95 में बहुमत आता और उसके बाद वही बिहार की जनता ने उनको 2019 में 0 पर उतार दिया।
तो ये मान लेना कि बिहार में कोई विकास, कोई दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ जाति ही मुद्दा है, तो आप लोग आंकड़ों को देख लीजिए। मतलब लालू जी अपने दम पर सिर्फ एक बार 95 में चुनाव जीते, एक बार पशुपालन चारा घोटाला का मामला पब्लिक में आ गया, एक बार उनकी सरकार को जंगल राज का तगमा मिल गया, उसके बाद लालू जी चाहे जो कुछ भी कर लें वो राज्य का नेतृत्व नहीं कर पाए हैं। एक बार कोविड का जो परेशानी कोविड की हुई 3 महीने और लोगों के सामने जो दिखा, तो उसके बाद नीतीश कुमार सुशासन बाबू नहीं रह गए। वो उनका राजनीतिक जो एक इकबाल होता था, जो उनका प्रभाव था, वो खत्म हो गया। नीतीश कुमार की राजनीतिक चमक कोविड में जो परेशानी हुई उसी दिन खत्म हो गई। और वो आपको चुनाव में भी दिखा कि 117 विधायक वाले, 75 विधायक वाले नीतीश कुमार 42 पर आ गए। लोग कहते चिराग पासवान खड़े हो गए, काट लिया वोट। अरे भाई, चिराग पासवान तो 2010 में भी खड़े थे, लेकिन जब सुशासन का तगमा आपके साथ था, लोगों को विश्वास था कि आप बिहार के लिए विकास की बात कर रहे हैं, विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही नीतीश कुमार को जनता ने 117 सीट दिया था। और सिर्फ नीतीश नहीं, आप देखिए, अगर आप चिराग वाला फैक्टर, लोग बताते हैं कि नीतीश का इसलिए कम हुआ कि चिराग लड़े, तो भाई भाजपा की सीटों पे तो चिराग नहीं लड़े थे। आप भाजपा का आंकड़ा देख लीजिए, 2010 में भाजपा 101 सीट लड़ी थी और 90 सीट जीते थे। वही भाजपा इस बार 110 सीट लड़ी है और 72 सीट जीते हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट 60 हो गया। तो विकास या लोगों के मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल नगण्य नहीं। हाँ, जाति भी एक फैक्टर है, जाति धर्म के नाम पर उन्माद है, लेकिन सिर्फ उसी नाम पर हर आदमी वोट कर रहा है। जब आपने शुरू की थी कि जन स्वराज मूवमेंट की, तो लोगों को लगा कि दिस इज नॉट येट अनदर, एक और पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई है, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। और शायद प्रशांत किशोर जो है, जिनका तजुर्बा है, वो पॉलिटिकल लैंडस्केप बिहार का चेंज कर पाए, नैरेटिव चेंज कर पाए। लेकिन आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें अभी भी दिख रहा है आप इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, या बहुत सारे आपके जो वक्तव्य आते हैं, नहीं, आपने इफ्तार की जो बात करी, बहुत सारे वक्तव्य जो आते हैं, वो लगता है कि आप जातियों को साधने की भी कोशिश कर। मेरी बात, इफ्तार की, किसी चीज को बारीकी से देखने का जो नजरिया है वो धीरे धीरे समाज में खत्म होता जा रहा है। जन स्वराज ने दल के तौर पर या प्रशांत किशोर ने अपने घर में इफ्तार पार्टी नहीं की है। मैं गांव में चल रहा हूं, रोज पब्लिक के बीच में हूं, और मैंने ये तय किया कि रमजान के महीने में जिस गांव में भी हम सभा कर रहे हैं, वहां पर अगर रमजान लोग कर रहे हैं, तो इफ्तार कर रहे हैं, तो मैं उसमें शामिल होऊंगा। आप मुझे दिखा दीजिए कि कहाँ जन स्वराज ने, हमने अपने घर पे कोई इफ्तार किया हो। गांव में इफ्तार हो रहा है तो क्यों नहीं जाएंगे इफ्तार में? अगर गांव में होली मनाया जा रहा है तो उसमें क्यों नहीं जाएंगे? अगर वहां पर रामनवमी हो रही है क्यों नहीं जाएंगे उसमें? अगर दुर्गा पूजा हो रहा है तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाइए। हम अपने घर नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर अपने घर ना इफ्तार कर रहे हैं, ना हम अपने घर रामनवमी मना रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या जातियों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं? बिहार में ये रियलिटी है नहीं, किसी को साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जन स्वराज का पूरा मुद्दा सही लोग, सही सोच ही है। जन स्वराज का पूरा मुद्दा शिक्षा और रोजगार ही है। मैं पिछले 2.5 साल से पूरी तरह से बिहार में हूँ, काम कर रहा हूँ, रोज बात कर रहा हूँ, गांव-गांव में जा रहा हूँ, मीडिया से बात कर रहा हूँ। आप मुझे एक बयान दिखा दीजिए जहां मैंने कहा है कि इस समाज का हमको वोट लेना है, इस समाज को जोड़ना है। हम तो उल्टी बात कर रहे हैं। हम लोग जहां भागीदारी की जो बात कह रहे हैं, हम लोग तो कह रहे हैं भी, लोग कहते हैं यादव यहाँ पर जो हैं, यादव समाज के लोग हैं, वो आरजेडी के वोटर हैं। हम कह रहे हैं, आप देखिए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जन स्वराज में कौन है? यादव समाज के लोग हैं। हमने कहा कि नहीं, अगर उनकी संख्या 15% है तो जन स्वराज को, यादव समाज को भी 15% मान लिया कि आप वक्तव्य नहीं दे रहे हैं प्रशांत, लेकिन ये बताइए कि आप जब टिकट देंगे तो इस फैक्टर को ध्यान में रखेंगे? ध्यान में रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जन स्वराज की परिकल्पना में, संविधान में ये बात लिखी हुई है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर जगह दी जाएगी। प्रोपोर्शनेटली, बिल्कुल प्रोपोर्शनेटली दिया जाएगा। अगर मुस्लिम समाज की आबादी 18% है तो उनको 40 सीट मिलना चाहिए, लेकिन वो 40 कौन मुस्लिम चुनाव लड़ेंगे? जो 40 सबसे काबिल लोग हैं। क्यों? इसको बात को समझिए। हमारा पहला पैमाना है काबिलियत, लेकिन बिहार में 243 लोग ही तो काबिल नहीं हैं। बिहार में समझो 2000 लोग काबिल हैं, तो उन 2000 लोगों में से किस प्रोपोर्शन में बटेगा, उसके लिए हम लोगों ने कहा कि जिस समाज की जितनी संख्या है उतने उस समाज के काबिल लोगों को जगह दी जाएगी। अभी आप 2 दिन पहले देखे होंगे, कोई यहाँ भुइया बैठक हो रहा है। आप लोग पटना में देखते हैं, रोज कोई ना कोई जातीय बैठक होता है। आप 3 वर्ष में दिखा दीजिए कि प्रशांत किशोर किसी जातीय बैठक में कहीं गए हों। तेजस्वी यादव जाके कर भुइया बैठक में बोल रहे हैं, कभी कोई कानूनी का बैठक हो रहा है, कभी कुशवाहा का हो रहा है, कोई ब्राह्मण का हो रहा है, भूमियार का हो रहा है, यादव का हो रहा है। आप मुझे कोई भी मेरा फुटेज, कोई भी कार्यक्रम दिखा दीजिए जहां मैं किसी जातीय समूह के बैठक में गया हूं या किसी एक जाति विशेष की मैंने बात करी है। हम लोग जाति की राजनीति से हमें कोई मतलब ही नहीं है।
देखिए, तो आप टिकट जब बांटेंगे तभी भी आपको मतलब नहीं होगा देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप राजनीति में हैं तो समाज के हर पहलू की समझ आपको रखनी ही पड़ेगी। जातियों की समझ होना और जातियों की राजनीति करना, ये दोनों दो बात है। मुझे जातियों की समझ हो सकती है, मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूँ। लालू यादव या नीतीश कुमार ये विशुद्ध तौर पर जाति की राजनीति करते हैं। चिराग पासवान हैं, मैं समझता हूं कि चिराग पासवान जाति की राजनीति नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको जाति की समझ नहीं है, लेकिन चिराग पासवान की छवि मैं ऐसे नेता के तौर पर नहीं देखता हूं जो विशुद्ध तौर पर पासवान की राजनीति कर रहा है। इसमें फर्क आप लोग समझिए। तेजस्वी यादव विशुद्ध तौर पर जाति की राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर जोड़ रहे हैं। हम लोग जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम बिहार, लेकिन अब जब बिहार की बात करेंगे तो बिहार के विभिन्न समूहों की बात होगी और हर आदमी जो पैदा हुआ है वो तो किसी न किसी जाति का है ही, तो उस नजरिए से जाति की बात हो सकती है, लेकिन जाति हम लोग के लिए सर्वोपरि नहीं है। प्रशांत किशोर 2025 में चुनाव लड़ रहे हैं क्या? और अगर मैं बोलूं कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और तेजस्वी के चैलेंजर हैं तो गलत बोलूंगा मैं? नहीं, देखिए, मैं नीतीश कुमार का और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चुनाव, मैंने पहले कहा है कि पार्टी जो तय करेगी वो मैं करूँगा। अगर पार्टी तय करती है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा। लोगों ने पूछा कहाँ से लड़िएगा, तो मैंने बताया पार्टी अगर राघोपुर तय करेगी तो राघोपुर लड़ूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पार्टी तय करेगी वो मैं करूंगा। पार्टी तय करती है कि मुझे चुनाव लड़ना है, मेरी उपयोगिता वहाँ ज़्यादा है, तो मैं वो करूंगा। आपने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी के तो मतलब आप लड़ रहे हैं, राघोपुर से लड़ेंगे आप? नहीं, तेजस्वी मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा जो पार्टी तय करेगी वो करूंगा। तय तो हो ही गया होगा प्रशांत जी। नहीं, इतना आप किस पार्टी में तय हो गया कि कौन कहाँ से लड़े? आप ही सर्वे सर्वा हैं आपको। ये आप ऐसी बात नहीं है कि हम ही सर्वे सर्वा है। आपने कहा कि क्या मैं नीतीश और तेजस्वी का चैलेंजर हूँ? नहीं, मैं उस व्यवस्था का चैलेंजर हूँ जिसने पिछले 30-35 साल से बिहार में लोगों को राजनीतिक बंधुआ मजदूर बना दिया है, जिसमें लालू जी के डर से भाजपा को, नीतीश को, और नीतीश और भाजपा के डर से लोग लालू जी को वोट देते आए हैं। उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को ख़त्म करना है। उन लोगों का मैं नेतृत्व कर रहा हूं जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बिहार में भी शिक्षा रोजगार आए, जो चाहते हैं कि बिहार भी अन्य राज्यों की तरह तरक्की के माध्यम रास्ते पर जाए। देखिए, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, वहाँ पर अगर बिहार के मुकाबले ज़्यादा विकास हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वहाँ जाति की चर्चा नहीं हो रही, वहाँ पर भी जाति है, वहाँ पर भी जाति की चर्चा हो रही है। लिंगायत वोकालिगा कोई बिहार में थोड़ी ना है, वो तो कर्नाटक में ही है। रेड्डी कम्मा तो आंध्रा में है, मराठा कुंबी तो महाराष्ट्र में है। तो जाति की चर्चा और राजनीतिक दलों से उनका सरोकार, बातचीत, वो तो हर जगह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में विकास की बात को छोड़कर सिर्फ मराठा, कुंबी, दलित, आदिवासी आप करते रहेंगे। विकास की बात होगी, उसके साथ साथ सभी वर्गों को उसमें भागीदार बनाया जाए। उस नज़रिए से जाति की बात हो सकती है। लेकिन हम लोग वो कहने वाले नहीं है राहुल गांधी की तरह कि कह रहे हैं कि भैया जाति सर्वेक्षण करा दो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भाई, अगर जातियों के सर्वेक्षण से ही सब ठीक हो जाता, जाति का सर्वेक्षण होना चाहिए। कोई भी सर्वेक्षण कराओ जिससे आपको समाज के बारे में बेहतर जानकारी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो फायदा ही है। लेकिन अगर जातियों के सर्वेक्षण से ही सब कुछ हो जाता तो कोई आप लोग राहुल गांधी से ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि भाई दलितों की गणना तो आज 75-78 साल से हो रही है, उनकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी? सिर्फ गणना कर लेने मात्र से थोड़ी ना सुधार हो जाएगा। बिहार में जातीय जनगणना हुई। जातीय जनगणना जिन दलों ने, नेताओं ने कराने का दावा किया, उन्होंने उन रिपोर्ट को पढ़ा भी नहीं। आप किसी भी नेता से जाके तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए कि जातीय जनगणना में क्या फाइंडिंग आया है। उसमें फाइंडिंग आया है कि 3%, आज भी बिहार में 3% दलित समाज के साथी ही 12वीं क्लास पास कर रहे हैं। 7% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग ही 12वीं पढ़ रहे हैं। इस पर तो चर्चा की नहीं। समाज में आग लगाने के लिए जातीय जनगणना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राजनीति किया। जब रिपोर्ट आ गई, उसको पढ़ोगे, उसमें जो फाइंडिंग आई है उस पर कुछ काम करोगे, तब तो सुधार होगा। एक चीज़ बताइए प्रशांत जी, आप देखिए, आपने बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप में अपनी जगह बना ली है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके एक विधायक भी हैं। आपका जो आप पॉलिटिकल कंसल्टेंट के रूप में आपने काम किया है, लोग आपको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ते रहे हैं। आपको लगता है कि उससे आपकी क्रेडिबिलिटी पे बार बार सवाल उठाते हैं लोग, आपको उससे दिक्कत होती है? देखिए, क्रेडिबिलिटी आदमी के कर्म से है। मैं 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में था, तो कोई आप मुझे पॉलिटिकल कंसल्टेंट और राजनीतिक रणनीतिकार थोड़ी ना उस समय मान लेंगे। जब 10 साल मैंने वो काम किया है तो लोग उस नज़र से देखते हैं। आज 3 साल से मैं बिहार में राजनीतिक एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे लोग उस नज़रिए से देख रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और जैसे मान लीजिए आप पत्रकार हैं, आप राजनीति कर सकते हैं। कोई वकील है, वो राजनीति कर सकता है। कोई बिजनेसमैन है, अफसर है, वो राजनीति कर सकता है।
कोई किसान, डॉक्टर राजनीति कर सकता है। तो अगर ये सारे लोग राजनीति कर सकते हैं तो जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं, जिसको आप रणनीतिकार बता रहे हैं, वो क्यों नहीं राजनीति कर सकते? उससे आपको आपके क्रेडिबिलिटी पे लोग क्वेश्चन उठाते रहते हैं, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होती तो है? भाई मान लीजिए कि आप वकील हैं और वकील के तौर पर आपने 50 लोगों का केस लड़ा, फिर आप किसी दल को ज्वाइन करके राजनीति आपने शुरू की, तो क्या उससे आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी? महात्मा गांधी वकील थे, उन्होंने सब तरह के केस लड़े होंगे। नेहरू जी वकील थे, उन्होंने कई केस लड़े होंगे। तो इसका मतलब कि जब वो राजनीति की यात्रा वो शुरू करेंगे तो केस किसका लड़े थे, उसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। चलिए, बस अब अंतिम 2 सवाल आपसे है। ये बताइए कि ये जो एनडीए की सरकार है, आपको लगता है कि इसके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है और इसका फ़ायदा आप लेने के लिए वेल पोजीशन्ड है? ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी है। मैं एक ही बात कहूँगा कि लोग बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक, शारीरिक और मानसिक जो डिक्लाइन हुआ है उसको लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं फिर लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 3 महीने कोविड में जो मिसमैनेजमेंट हुआ गवर्नेंस फ्रंट में, उसका नतीजा है कि नीतीश और भाजपा मिलकर 115 सीट ही जीत पाए, जबकि जब उनके गवर्नेंस की चर्चा थी तो 206 सीट जीते थे। तो बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी नीचे है और जो भी जदयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ भाजपा लड़ेगा, इनको बहुत बड़ा खामियाजा नीचे भुगतना पड़ेगा। आप लिख कर रख लीजिए, जदयू को 25 सीट भी नहीं आने वाला है और किसी भी हालत में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको प्रशांत किशोर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेफोलॉजिस्ट होने की, ज्ञाता होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी नहीं। इतना एंटी इनकम्बेंसी है, इतना लोग त्रस्त हैं। अगर गलती से 1% बहस के लिए मान भी लीजिए कि एनडीए की सरकार बन रही है, उसमें भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब भाजपा ही अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया। तो नीतीश कुमार का ये अंतिम ईयर है? नीतीश कुमार के अंतिम कुछ महीने रह गए, अब ईयर तो बचा नहीं, 6 महीने बच गए हैं। 6 महीने नीतीश कुमार और उनके जितने इर्द गिर्द के शागिर्द हैं अपना वो समय बिता लें, जितना बिहार को लूटना है लूट लें। 6 महीने का समय है, नवंबर में बिहार में आपको नया मुख्यमंत्री दिखेगा। चलिए, अब तो बस जैसा आप बता रहे हैं कि 6 महीने के अंदर में चुनाव का शोरगुल ऐसे शुरू भी हो रहा है धीरे धीरे। अब अंतिम सवाल आपसे प्रशांत जी, जन सुराज को जब कैंपेन में उतरेगा जन सुराज, तो कौन से 3 मुख्य मुद्दे होंगे जिस पर आप? शिक्षा पलायन, रोजगार और भ्रष्टाचार से मुक्ति, ये 3 ही मुद्दे हैं कि बिहार में एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा, एक ईमानदार विकल्प जिसमें लोगों को नाली गली के लिए, राशन कार्ड के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए 100 रुपये, 200 रुपया, 500 रुपया न देना पड़े, वो व्यवस्था जहाँ 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पढ़ने की सबसे अच्छी व्यवस्था हो, ताकि वो व्यवस्था पर बोझ न पड़े, और 15 साल से 50 साल के उम्र के हर युवा को काम करने के लिए यहाँ रोजगार हो, पूंजी हो, सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार और पूंजी हो, ताकि हर व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो सके। एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। धन्यवाद।